जय श्री राम बच्चों। तो आपका स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल द एफर्टलेस मैथ विद विक्रम में। तो हम पढ़ रहे थे सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हमने सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कुल 7 पार्ट पढ़ लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं अपना 8वां पार्ट, जिसमें से हमने कुल 70% पढ़ लिए। आज हम अपना 71 वाला क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो आशा करते हैं हम जो पढ़ा रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा, और हमने जो क्वेश्चन पढ़े हुए हैं वो रिपीटली हो रहे हैं कि आज आया कल आया, ऐसे मतलब हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है। उसी टॉपिक से देखने को मिलता है, क्षेत्रफल वाले से मिलेगा आपको, हर टॉपिक से कोई ना कोई प्रश्न देखने को मिलेगा। तो देखते हैं हमारा 71 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। ये जितना बड़ा क्वेश्चन है उतना बड़ा, बस देखने में बहुत बड़ा है। अब ये देखो इतना बड़ा हुआ लिखा हुआ है, और वहां आपके पेपर में 2 पार्ट बने हुए आएंगे, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में। तो ये क्वेश्चन इतना बड़ा हो जाएगा तो आपको लगेगा ये तो इतना बड़ा क्वेश्चन हमसे होगा ही नहीं, लेकिन ये बस सिर्फ और सिर्फ पढ़ने में देर लगेगी, उत्तर निकालने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला है इस क्वेश्चन में। ए बी एक रेखा है, जो दे रखा है उसको आप हेजे से बनाते जाओ। तो ए बी एक रेखा है, तो ये लो ए और बी, ये ए बी आप रेखा बना दो, ठीक है। पी उस पर कोई बिंदु स्थित है, तो पी बिंदु है तो यहाँ पे बी बिंदु बना दो। कोई बिंदु ए बी पर पी सी व पी डी 2 किरणें इस प्रकार है। किस प्रकार है कि किरण पी सी पी बी पी और बी व पी और डी के मध्य है, ठीक है। तो ये कहना मतलब एसी है, यहां पर पीडी हो सकती है और यहां पर पीसी हो सकती है। अब देखो जो हमने बनाया वो एकदम सही है या नहीं है, कि ए बी पर 2 किरणें पीसी और पीडी, सॉरी यहां पर आएगा सी। पीसी और पीडी इस प्रकार है कि पीबी व पीडी किरण के मध्य पीसी किरण है या नहीं है, ठीक है। हमने चित्र बना लिया, अब आराम से हो जाएगा। कोण ए पी डी का मान कितना दे रखा हमारे पास, 80 डिग्री दे रखा है। और कोण सी पी डी, यहां पर कोण सी पी डी ये वाला कोण, और बी पी और डी कौन सा है, बीपीडी है, हाँ बीपीडी ये वाला कोण। इन दोनों कोणों का अनुपात कितना दे रखा आपके पास, 2:3 अनुपात दे रखा है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन देख लो तो बीपीडी दे रखा है क्या, बीपीडी, एक मिनट, बीपीसी है ये वाला कोण है, यहां पर बीपीसी आएगा क्योंकि अभी गलती हो जाती है हमसे। तो बीपीसी और सीपीडी इन दोनों कोणों का अनुपात दे रखा है 2:3। तो कहने का मतलब ये वाला कोण दे रखा आपके पास 2x और ये वाला दे रखा आपके पास 3x। अनुपात दे रखा आपको, उसको x के रूप में मान लिया। अरे आपको पता होना चाहिए एक सरल रेखा के मध्य कोण बनता है तो उनका योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये हो जाएगा 80 + 2x + 3x = 180 डिग्री। यहाँ पर 2 और 3 5x बराबर 80 गया इधर, तो हो गया 100, x का मान कितना आ जाएगा, 20 डिग्री आ जाएगा। अब हमें ज्ञात क्या करना है, सीपीडी इस कोण का 3 गुना। तो ये वाला कोण 20 आया x का मान, तो ये हो गया 2x बराबर हो जाएगा 2 × 20 = 40 डिग्री, और 3x बराबर हो जाएगा 3 × 20 = 60 डिग्री, ठीक है। अब ये वाले कोण का मान दे रखा आपके पास 40 डिग्री, तो 3 × 40 प्लस 2 × बीपीसी ये वाला 3x है, और 3x का मान कितना है 60 × 60, 4 × 12 6 दूनी 12 12 और 12, तो मतलब 240 डिग्री। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब देखो कितना बड़ा क्वेश्चन था, आंसर कितना छोटा हुआ। तो बस प्रश्न पढ़ने की जल्दबाजी मत करना, ऐसा प्रश्न देख के छोड़ मत देना, बस थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है, प्रश्न आराम से हो जाएगा। अब देखो ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपको देखने में बड़ा लग रहा होगा कि इसका पता नहीं उत्तर कैसे आएगा। देखो त्रिभुज की माध्यिका पीएस की लंबाई उसकी भुजा क्यूआर की लंबाई की आधी है। तो जो देर का बना दो, ये बना दिया हमने, बना दिया। अब त्रिभुज की माध्यिका तो ये होती है, अब कौन सी माध्यिका, पीएस, तो पीएस माध्यिका है, ये भुजा हो जाएगी क्यूआर। तो त्रिभुज की माध्यिका क्यूआर की भुजा क्या दी है, तो इसका मतलब है ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होती है, हमेशा बराबर होती है, और इसकी लंबाई क्या दी है, इसके बराबर होगी। तो इसका मतलब ये भुजा और ये भुजा आपस में कैसे होगी, बराबर होगी। बराबर इसलिए हुई क्योंकि त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज के सामने वाली भुजा को बराबर भागों में बांटती है, मतलब मध्य बिंदु हो जाता है। तो ये वाली और ये वाली बराबर है, और इसकी लंबाई क्या दी है, तो इसके बराबर है, तो आपस में तीनों क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। आर का मान कितना दे रखा है, 24 डिग्री। अब आप चित्र में समझ लो, ये 24 डिग्री है, तो ये वाला कोण भी कितना आएगा, 24 डिग्री आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि समान भुजाओं के समूह कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये वाला कोण 24 डिग्री आएगा, तो इसके बाहर वाला कोण कितना आएगा, 48 डिग्री आ जाएगा भैया। अब आप कहोगे सर कैसे आया,
किसी भी त्रिभुज का बहिष्ठ कोण अंतराभिमुख दोनों कोणों के योग के बराबर होता है, इसलिए 48 डिग्री आ गया। 24 और 24 48। अब देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना हो गया, x प्लस एक्स। ये वाला और ये वाला कोण क्या है, बराबर है, क्योंकि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, तो ये x मान लिया हमने, ये x मान लिया, बराबर हो जाएगा प्लस 48 फिर बराबर 180 डिग्री। 2x बराबर 180 माइनस 48 और x बराबर 2 और 7 में से 3 और 1 और x का बटा 2 बराबर कितना डिग्री आ जाएगा, 66 डिग्री आ जाएगा। तो कोण Q का मान कितना आ जाएगा, कोण Q बराबर 66 डिग्री। ये लो साहब, आपको इसी प्रश्न पूछ सकता है कि कोण P का मान कितना आया, तो कोण P का मान 66 नहीं आएगा, ये इधर वाला 66 है, इधर वाला 24 है, तो कोण P बराबर 66 प्लस 24 बराबर 10, 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ लेना, 24 और 66 कितना होता है, 4 6 4 10 हासिल का 1, हाँ से एकदम से डिग्री आ गया, 90 डिग्री आएगा। अगर किसी भी कोण पूछ ले तो कोण आ जाएगा, ये वाला पूछ ले तो इसमें से ये घटा देना। ठीक है, तो हमने 2 क्वेश्चन किए हैं अभी तक, 71 और 72 क्वेश्चन। अब अगला करने वाले हम 73वां क्वेश्चन। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि P बराबर 12.34 गुणा 10 की घात 10 माइनस 5.67 गुणा 10 की पावर 9 है, तो P का मानक रूप में लिखिए, है तो P को मानक रूप में। देखो ये आपके पास क्वेश्चन दे रखा है। अब आपको P को मानक रूप में लिखना है। कहने का मतलब है इन दोनों को सरल करो और घात के रूप में लिखो, और दशमलव के साथ एक ही घात होनी चाहिए। दशमलव के बाद एक के बाद 10 बाकी सारी संख्या ऐसी होनी चाहिए, बाकी सब पर क्या होनी चाहिए, घात होनी चाहिए। अब इधर देखो, इन दोनों पदों में एक बार के लिए ब्रैकेट हटा देता हूं, इधर से भी ब्रैकेट हटा देता हूं। ठीक है, ये आपके पास मान लो क्वेश्चन दे देखा हो, ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चनों में कॉमन क्या आ रहा है, इसमें दोनों पदों में 10 की घात 9 कॉमन आ रहा है। आ गया कॉमन, यहां पर 10 की घात 9 कॉमन है, यहां कितना बचेगा, 10 बचेगा। 10 को इससे गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 123.1 माइनस 5.67 हो गया, फिर 10 की घात 9। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में घटा दो, यहां पर कोई संख्या नहीं है तो मैं 0 लिख सकता हूं। फिर ये 7, 10 में से 7 गया, कितना बचा, 3 बच गया। 10 में से 7 गया तो 10 में से 7 गया, 3 बच गया, यहां बच जाएगा 3। 13 में से 6 गया, कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर 12 में से 5 गया, कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा, ये दशमलव तो आ जाएगा। फिर 12 में से 7 5 चला गया, फिर यहाँ पर आ जाएगा 1, फिर ये 1। ठीक है, इधर देखो, फिर ये आपस में गुणा कर दो, 10 की घात 9 गुणा 1 1 7.73। अब आपको करना कुछ नहीं है, दशमलव यहां पर लगाना है, तो यहां दशमलव लगाओगे तो यहां पर 1 2 के बाद दशमलव लगाओगे तो 2 इधर आएगा, यहां पर एक 17 है, आप इसको 1 बनाना चाह रहे हो तो इसका मतलब है कितने 10 आएंगे, 2 10 आएंगे, तो आप एक बराबर कर देना 1.173 गुणा 10 की घात। एक बार अगर वापस घटा लेना, एक बार अगर गलती हो तो 11 हो जाएगा, ये इसका आ जाएगा फाइनल। इधर देखो क्या कहता है, अगला क्वेश्चन दे रखा आपके पास 5x² माइनस 8y माइनस 20x माइनस प्लस 2xy बराबर क्या दे रखा हमारे पास, x प्लस a, दूसरा दे रखा है bx प्लस 2y बराबर है तो किसका मान ज्ञात करना है, a माइनस बी का मान। 5x² दे रखा है, इधर देखो आपके पास 2 समीकरण दे रखे, एक तो ये वाला समीकरण, एक ये वाला समीकरण। ये दोनों समीकरण आपस में बराबर दे रखे हैं, तो आपको मान ज्ञात करना a माइनस बी, ए और बी का मान ज्ञात करना है, उसे घटाना है। तो दोनों समीकरणों को सरल कर लो, उत्तर आ जाएगा हमारे पास। तो जैसे लिख दो, इसको सरल करो आप,
ठीक है, ये दोनों गुणा करेंगे आपस में तो ये जाएगा बी एक्स स्क्वायर, इसका गुणा इससे कर दो तो आ जाएगा प्लस का 2xy, फिर इसका गुणा ए का गुणा प्लस का ए बी एक्स, फिर प्लस का 2ay। अब ये दोनों समीकरण आपस में बराबर है तो यहां पर लिखना चाहो तो वापस लिख लो आप, माइनस का 8y माइनस का 20x और प्लस का 2xy। अब 2xy बराबर है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर 20x के बराबर कौन सा दे रखा है, यहाँ पर ए बी एक्स दे रखा है, तो ए और बी का गुणा क्या आ जाएगा, फिर ए बी का मान क्या आ जाएगा, बी बराबर क्या हो जाएगा, ये 5 है, यहाँ पर बी है तो बी का मान आ जाएगा 5, आगे बी का मान 5, और यहाँ पर ए बी एक्स बराबर दे रखा आपके पास बराबर माइनस का 20 एक्स दे रखा है, ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, बी का मान कितना दे रखा है 5, तो ए बराबर हो जाएगा माइनस का 20 बटा 5 बराबर हो जाएगा माइनस का 4। कितना हो गया, माइनस का 4 हो गया। ए का मान आ गया, बी का मान आ गया, इसका मान ज्ञात करना है तो ए का मान हो जाएगा -4 और बी का मान हो जाएगा 5 हो जाएगा माइनस का 9। इसका क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बस दोनों समीकरणों को सरल करना है। इस समीकरणों को सरल करके दोनों जो ए और बी की तुलना करनी है आपको, ए और बी की तुलना करने के बाद ए और बी का मान को उत्तर आ जाएगा। ठीक है, हमारे कितने क्वेश्चन होंगे, 74 क्वेश्चन होंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा 75वां क्वेश्चन में 75वां क्वेश्चन कर रहे हैं हम। 75वां क्वेश्चन क्या कहता है, इधर देखो। अगला क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई 13 सेंटीमीटर और 19 सेंटीमीटर है। किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई 13 सेंटीमीटर व 19 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई किन किन के बीच में होनी चाहिए। इस त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई किन किन के मध्य होनी चाहिए, ये आपको ज्ञात करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखो एक बार के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता है कि त्रिभुज की अगर कोई भुजा दे दे कि 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर इसके भुजा त्रिभुज की रचना कीजिए, तो लोग कर देते हैं कि हाँ हो जाएगी। क्यों, क्योंकि 3 भुजा दे रखी है। लेकिन 3 भुजा देने के बाद भी त्रिभुज की रचना करना संभव है या नहीं है, इसके लिए कुछ रूल होते हैं कि इसकी त्रिभुज की रचना कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। मान लो मैं एक दे दूं 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, आप क्या इस त्रिभुज की रचना कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। हाँ, 3 भुजाएं दे रखी है आपके पास, लेकिन फिर भी आप त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते हो। इसके लिए एक सॉल्यूशन नियम होता है कि त्रिभुज की किन्हीं भी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। तो 2 भुजाओं को जोड़ो, 2 और 3, 2 और 1 3 होता है, 3 क्या 7 से बड़ा है, तो इसका मतलब बड़ा नहीं है, इसका मतलब त्रिभुज की रचना संभव नहीं है। मान लो आपके पास अब एक नियम और होता है कि अगर कोई बड़ी भुजा दे रखी हो कि त्रिभुज भी किन्हीं भी 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होना चाहिए। तो 2 भुजाओं का अंतर निकालो, मान लो 7 और 2, 7 और 2 का अंतर कितना आया, 5 आया। क्या वो 1 से कम है, नहीं है ना, तो इसका मतलब त्रिभुज की रचना संभव नहीं है। तो आप भी यहां पर नियम निकालो, फिर इन दोनों का अंतर ले लो एक बार के लिए। 19 और 13 का अंतर कितना आ गया, 6 आ गया, 6 सेंटीमीटर। तो कम से कम भुजा कितनी होनी चाहिए, 6 सेंटीमीटर तो होनी चाहिए, 6 सेंटीमीटर से ज्यादा होनी चाहिए। तो सबसे इससे छोटी भुजा नहीं हो सकती। अब अधिकतम हो जाएगी, इन दोनों को जोड़ दो, 9 10 11 12, हाँ से लगा 1 3। अधिकतम भुजा कितनी होनी चाहिए, 32 सेंटीमीटर। तो इन दोनों के बीच में होने चाहिए 6 से बड़ी और 32 से छोटी अगर भुजा होगी तभी त्रिभुज की रचना संभव है, अन्यथा त्रिभुज की रचना संभव नहीं। हो गया 75। अब 76 क्वेश्चन। भुजाओं 45 सेंटीमीटर 51 सेंटीमीटर और 54 सेंटीमीटर त्रिभुज का क्षेत्रफल। भुजाओं 45 सेंटीमीटर 51 सेंटीमीटर व 24 सेंटीमीटर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर वाले
आयत के क्षेत्रफल के बराबर है 30 सेंटीमीटर लंबाई वाले आयत के क्षेत्रफल के बराबर है तो चौड़ाई याद कीजिए, तो आयत का परिमाप, अब चौड़ाई याद करनी है पहले, उसके बाद परिमाप ज्ञात हो जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन है आपके पास। आप सबसे पहले कोई भी त्रिभुज दे दे, अगर उसकी 3 भुजाएं दे रखी हो तो सबसे पहले आपको यही पता याद करना है कि त्रिभुज समकोण तो नहीं है। तो समकोण त्रिभुज ये हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर समकोण दे रखा है तो आपके पास सूत्र होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अगर आपके पास समकोण त्रिभुज नहीं दे रखा है तो आप हीरोन के सूत्र से इसका क्षेत्रफल ज्ञात करोगे। अगर समद्विबाहु है तो समद्विबाहु का सूत्र लगा लेना, अगर समबाहु है तो समबाहु का लगा लेना। तो 90% आपके प्रश्नों में आपको समकोण त्रिभुज जरूर देगा, अगर नहीं दे तो वो करना है। अब इसमें समकोण त्रिभुज कैसे पता लगेगा, आपके पास मैंने टिक लिखाया था आपको कि पाइथागोरस त्रिक क्या होता है। एक बार के लिए इसमें 3 का भाग दो, यहाँ पर 15 आएगा, इसमें 3 का भाग दो, यहाँ 17 आएगा, इसमें 3 का भाग दो, यहाँ 8 आएगा। आपको पता है एक त्रिक होता है जिसमें 8, 15 और 17 होता है, इसका मतलब समकोण त्रिभुज हो गया, बस 3 से गुणा किया हुआ है। ठीक है, तो आप समकोण त्रिभुज कर लो। तो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, कर्ण को छोड़ दो, बाकी दोनों गुणा कर दो, कोई सा भी आधार मान लो, कोई सी भी ऊंचाई मान लो, ये गुणा इसका क्षेत्रफल किसके बराबर है, आयत के क्षेत्रफल के। तो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई कितनी होगी 30 गुणा चौड़ाई आपको ज्ञात करनी है। ये हो जाएगा आपके पास 2 का भाग इसमें 12 बार चला गया, फिर इसमें जाएगा 3 का भाग, 6 का भाग 6 दूने 12 या 6 पंजा के 30, फिर 5 एकम 5 15, इसका 5 का भाग कितना आ जाएगा 9 पंजे 9 आ जाएगा, 9 दूने 18। तो चौड़ाई का मान कितना आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। आपको परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई कितनी है 30 है, चौड़ाई कितनी 18, 30 40 48, ये हो जाएगा 48। आपका पास परिमाप कितना आ जाएगा 96 सेंटीमीटर परिमाप आ जाएगा। ठीक है, ये कितना कौन सा क्वेश्चन हो गया, ये 76वां हो गया। आप अगला क्वेश्चन है 77वां क्वेश्चन, इसी में देख लो आप। व्यास 9.8 मीटर वाले एक वृत्ताकार बगीचे का क्षेत्रफल ए, तब ए का मान ज्ञात करें। व्यास 9.8 मीटर वाले वर्ताकार बगीचे का क्षेत्रफल वृत्ताकार बगीचे का क्षेत्रफल ए है, तब 2a प्लस 4.48 का मान याद करें। ठीक है, ये आपके पास प्रश्न दे रखा है। आपको भी इन प्रश्नों को देखकर एक चीज समझ में आई गई होगी कि आपके क्षेत्रफल वाले पार्ट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। अब ये पेपर जो मैं पढ़ा रहा हूं वो एक ही बैच का है, मतलब पहला ये जनवरी का पेपर है शायद 2022 का, उसी के आधार बता रहा हूं। अब देख लो, आपको एक ही पेपर में आपको कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन क्षेत्रफल से संबंधित आपको देखने को मिल रहे हैं। तो क्षेत्रफल वाले आपके सारे फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए। वृत्त का क्षेत्रफल, घनाभ का, आयतन वाले क्षेत्रफल, आयत के, वृत्त के, समचतुर्भुज के, ये सारे सूत्र आपको अगर याद होंगे तो कम से कम आपको 3 या 4 क्वेश्चन आपको 20 में से देखने को मिल जाएंगे। ये एक माध्यिका वाले याद कर लेना, 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। प्रायिकता वाला लगभग आपका क्वेश्चन आता है। तो इसका क्षेत्रफल याद करना आपको। क्षेत्रफल दे रखा आपके पास ए, क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, होता है या नहीं होता है, बराबर कितना हो जाएगा, पाई का मान हो गया 22/7, आर का मान, व्यास है, त्रिज्या कितनी हो जाएगी आधी 4.9 गुणा 4.9, ये लो, ये 7 का भाग इसमें 0.7 बार चला गया। अब इनको गुणा करना है आपको, तो गुणा करना और फिर 2 से इसको गुणा करना है वापस, फिर इसमें जोड़ना है। चलो 22 को 7 से गुणा करो, 7 दूनी 14, ये हो जाएगा। पहले इसको गुणा दो आप, 22 को 49 से गुणा कर दो, ऐसा लगाएगा 9, ये 9, ये 8 हो जाएगा, फिर 8 17 हासिल लगा 1 10, ये हो जाएगा 10, 10 में लोग कितने के बाद है 1 के बाद है, ये 7 से गुणा हो जाएगा, 7 56 हासिल लगा 5 गुण 50 लगे 4 हासिल लगा 5 7,
ये हो जाएगा 0.1 के बाद है 75.46, ये उत्तर आ जाएगा आपके 75.46। अब इसको 2 से गुणा करना है। अब किस में मान रखना है आपके पास 2a + 4.48 का मान ज्ञात करना है। 2 से गुणा कर दो इसको 75.46 + 4.48, इसको 2 से गुणा करो। ये हो जाएगा +4.48, इन दोनों को जोड़ दो। ये हो जाएगा 5, फिर ये 5, फिर ये सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो देखो ये आ रहा है इसका उत्तर, एकदम करेक्ट उत्तर है हमारे पास, ये सही उत्तर आ गया। इधर देखो व्यास दे रखा है, इसको त्रिज्या बदल लिया हमने 22/7, 4.9 × 4.9, फिर 22 को हमने 49 से गुणा कर दिया, हमारे उत्तर आया था हमारे पास ये 107.8। फिर इसको हमने 7 से गुणा किया, यहाँ दशमलव है यहाँ दशमलव है, तो 2 के बाद दशमलव लगा दिया हमने, उत्तर कितना आया 75.46। इसको 2 से गुणा किया, फिर इसमें 4.48 जोड़ दिया। आपके पास कोई भी क्वेश्चन देख सकता है, यहाँ पर 3a + 4.48 दे सकता है, 3a + 2 गुणा 4.48 दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। आपके पास सॉल्यूशन करना है, गुणा भाग करना आना चाहिए। अब कितने 77 क्वेश्चन हो गया हमारे पास। अब हम करने वाले अपना 78वां क्वेश्चन। एक मीटर लंबे एक रोड रोलर का व्यास, एक रोड रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है। वह किसी मैदान को समतल करने के लिए करने के लिए 750 चक्कर लगाता है। 750 चक्कर लगाता है। मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इधर देखो, अब ये 1 मीटर है, रोलर दे रखा आपके पास। ये जो आपके क्वेश्चन है, ये आपके जो आपके कोई भी क्वेश्चन आता है आपके सीटेट में, वो लगभग आपके एनसीईआरटी बुक्स में से आता है। जो ये क्वेश्चन है वो सेम टू सेम 8वीं क्लास की प्रश्नावली में, आपके क्षेत्रफल वाली प्रश्नावली में है जैसे दे रखा है जैसे का जैसे दे रखा है। ये 1 मीटर लंबे एक रोड रोलर का व्यास, कोई भी चेंज नहीं है, संख्या भी चेंज नहीं है। आप चाहो तो 8वीं क्लास के क्षेत्रफल वाली पहली प्रश्नावली 11वीं प्रश्नावली का लास्ट टॉपिक 11.4 में आप ये जाकर देख सकते हो। तो करना कुछ नहीं है, रोड रोलर होता है ऐसा, मैं जितना बना रहा हूं वैसा ही ऐसा होता है, ठीक है। अब रोड रोलर दे रखा है, इसमें आपके ये किस आकार का है, बेलन के आकार का है। अब इसमें इधर वाला और इधर वाला भाग तो काम नहीं आता है। इधर इस पेन से अगर मैं रोलर गिरा फेरेंगे इसको, तो इधर वाला और इधर वाला भाग काम नहीं आएगा, बस बीच वाला भाग काम आ रहा है। अब इसका हमें क्या दे रखा है, व्यास दे रखा है 84 सेंटीमीटर, यहाँ पर मीटर है, यहाँ पर सेंटीमीटर है, तो इसको किस में बदल लो आप, मीटर में बदल लो। तो इसका मीटर पहले त्रिज्या याद करो, आर का मान हो जाएगा 42 और ये सेंटीमीटर यहाँ पर 42 आ जाएगा मीटर। हो गया मीटर, ये मीटर हो गया। ये 1 मीटर दे रखी इसकी ऊंचाई, व्यास दे रखा ये। अगर हम इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, वक्र पृष्ठ इसलिए कर लेंगे क्योंकि इधर वाला भाग काम नहीं आ रहा है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr। अगर इसके एक बार फेरने पर हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, और एक बार फेरने में अगर ये इतना क्षेत्रफल यूज होता है, तो हम चक्कर कितना लगा रहा है, 750 चक्कर लगा रहा है, तो कितने क्षेत्रफल का यूज हुआ। अब पाई का मान हमें रखना 22/7, 2 गुणा 22/7, त्रिज्या का मान दे रखा है 0.42 गुणा एच का मान दे रखा है 1 गुणा 750, ये हो जाएगा 0.06 होगा, 7×42, फिर गुणा कर लो आराम से इसको, 22 दूने 44,
ठीक है, फिर इधर गुणा कर लो, गुणा, अब देखो दोनों गुणा कर लिख लो 75 को 6 से, ये हो जाएगा 45, 45 0 0 होगा, 2 0 के बाद कौन लग जाएगा, 45 को 44 गुणा कर लो आराम से, 44 और 45 को 4 पंजे 20 हासिल लगा लो, 20 2 22 गुणा 16 हासिल लगा 1, 16 1 17, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 1980 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ जाएगा इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ये जैसे जैसे उत्तर दे रखा है 8वीं क्लास में। ठीक है, आपको करना है क्षेत्रफल ज्ञात करना है, एक बार फेरने पर उसको कितने चक्कर लगा रहा है 750, उससे गुणा कर दो, मान रख दो, हमारे पास उत्तर आ जाएगा। ये हमारे पास कितने क्वेश्चन हो गए, ये हमारे पास क्वेश्चन हो गए 79वां क्वेश्चन आ रहा है। अब देखो 79वां क्वेश्चन क्या है, प्रेक्षणों का माध्य ज्ञात करें। प्रेक्षण 15 50 120 15 50 120 680 110 680 110 8 10 15 15 8 10 15 15 का माध्यक का परिसर बहुलक और माध्यक, माध्यक परिसर व बहुलक का माध्य ज्ञात करें। मैंने कहा ना माध्य माध्य वाले प्रश्नावली से आपको प्रश्न देखने मिलते हैं, तो आपको इन आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना है, फिर परिसर, फिर बहुलक, फिर उनका माध्य ज्ञात करना है। तो आंकड़ों को हम किसमें लिखेंगे, आरोही क्रम में। किसमें लिखेंगे हम, आरोही क्रम में। आंकड़ों को लिख लो। सबसे छोटी संख्या क्या दे रखी है हमारे पास 6, 6 के बाद दे रखी है हमारे पास 10, 10 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 आंकड़े दे। 10 के बाद दे रखे हमारे पास, 10 के बाद 15 15 15, उसके बाद हमारे पास दे रखे हैं 6 के बाद 8 भी दे रखा है हमारे पास, ये भी लिख दो 6 8 10 15 15 15, उसके बाद दे रखा है 50, उसके बाद दे रखा 80, फिर 100 और फिर 120। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक आंकड़ा मिस हो गया, देखते हैं कौन सा हो गया। 10 2 दे गया, 10 दे रखे हमारे पास 2, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। ये आंकड़े दे रखे। अब आपको पता चल जाना चाहिए कि बहुलक कितना है। बहुलक कितना है, 15 है, क्योंकि 15 3 बार आया हुआ, बहुलक हो गया 15। परिसर कितना है, सबसे बड़ा आंकड़ा 120, सबसे छोटा आंकड़ा 6, घटा लो कितना होगा, 120 में 6 गया, कितना बचा 114। ठीक है, अब आता है माध्यक। माध्यक होता है अगर आंकड़े विषम है तो बीच वाला पद विषम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, छठा पद हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो मध्य वाला पद हो जाएगा n+1/2वां पद, तो छठा पद हो जाएगा 15। तो माध्यक कितना हो गया, 15 हो गया। अब आपको ज्ञात करना है इसका माध्यक। माध्य, तो माध्य के लिए होता है परीक्षणों का योग 15 + 144 + 15 बट्टा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 15 और 15 30, 6 5 10 14, आंसर लगा 1 1 2 3 हो गया 3, फिर हो जाएगा 1/3। ये इसका फाइनल उत्तर आ जाएगा। 3 चौके 12, 1 बच गया, 3 चौके 12 13 14 2 10, ये आ जाएगा सही है। 15 आ जाएगा बीच में, माध्य सही आ गया। 144 आएगा यहाँ पर, 1 मिनट, यहाँ पर हमने शायद जोड़ने में गलती कर दी। 144 आएगा, 3 का भाग जाएगा इसमें, 3 चौके 12 3 8 24, ये आ जाएगा फाइनल उत्तर। ये हमारे 79 क्वेश्चन हो गए। अब हमारा करने वाले हम अगला 79 क्वेश्चन कर लिए हमने। अब हमारा करने वाला 80वां क्वेश्चन, 80वां क्वेश्चन आज के पार्ट का 8वां पार्ट दे रखा है हमारे पास। 80वां क्वेश्चन, आंकड़े क्या दे रखे हैं हमारे पास, संख्याएं दे रखी है। कौन सी दे रखी है हमारे संख्याएं, संख्याएं दे रखी है हमें 29 से लेकर 91 90 तक दे रखी है, पर्चियों पर लिखा गया है।
अभाज्य संख्या नहीं आएगी। इधर देखो, आपके पास संख्या लिखी हुई है 29 से लेकर 90 तक। आपके पास ये इतनी संख्याएं दे रखी है। इतनी संख्याओं में आपको एक पर्ची निकालनी है, एक बक्से में से यादृच्छिक। उन पर्ची निकाली गई पर्ची में वो संख्या होनी चाहिए जो भाज्य नहीं है। कहने का मतलब वो संख्या भाज्य है या फिर अभाज्य नहीं है कि प्रायिकता आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आपके पास कुल परिणाम कितना दे रखा है, कुल परिणाम। ठीक है, या तो आप पूरे आंकड़े को लिखो या फिर अनुमान से करना पड़ेगा ज्यादा प्रश्न। देखो 90 तक दे रखे हैं तो आप 30 वाले को छोड़ दो, 31 से लेकर 90 तक कितने आंकड़े जाएंगे। ठीक है, तो 40, 50, 60, 70, 80, 90, 60, ये 29 और 30 62। तो कुल आंकड़े कितने हो जाएंगे हमारे पास, 62 हो जाएंगे। हो गए 62। अब आपके पास वो संख्या, अगर कोई आंकड़ा एक से दे, अगर कोई संख्या एक से दे तो हम कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि एक अभाज्य संख्या नहीं है तो उसको हमें गिना जाता है। लेकिन आंकड़े हमें 29 से दिए हैं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सारी की सारी भाज्य संख्या गिन लेनी है या फिर सारी की सारी अभाज्य संख्या गिन लेनी है। तो आप अभाज्य संख्या लिखते जाओ, यहाँ पर अभाज्य संख्या हटा देना किसने में से, 62 में से, और वापस वो संख्या हो जाएगी पूरी। तो अभाज्य संख्या कितनी है, एक तो 29 है। ठीक है, आप बस विषम संख्या को लो और देखो कि वो भाज्य है या फिर अभाज्य है। 29 अभाज्य है, फिर 31 अभाज्य है, और 33 नहीं है, 35 नहीं है, 37 है, 39 नहीं है, 41 है, 41 हो गया, 47, 41, 43 है, 43 के बाद 46 है, 49 नहीं, 51 नहीं, 53 है, 55, 57, 59 है, 61 है, 63, 65, 67 है, 71 है, 73 है, 73 के बाद में कौन सी आती है, 77 नहीं, 75 नहीं, 77 नहीं, 79 है, 83 है, 83, 87 तो नहीं, 89 है, और फिर और कितनी बच गई, 89 के बाद 91, 92 नहीं, 3 नहीं, 4, 5, 7, 97 है। ठीक है, अब एक बार इस संख्या को गिन लो आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। एक बार के लिए 16 इसमें से घटाओ, कितनी बचते हैं, 6, 5 में से 1 गया, 4। ठीक है, कोई संख्या एक्स्ट्रा नहीं ले ली हमने, इनमें देख लो भाज्य संख्या तो नहीं है। 79, 89 से 83 से 97 और 16 एकदम सही है। संख्याएं तो मैं सही लिखी हुई है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16। सोलह बट्टा 62, एक में से घटा देंगे तो 62 में 16 गया, बचा 46, 46 और 16 62 होता है, 23 बट्टा आ जाएगा। सही है, 23 बट्टा आएगा ना। इधर देखो कितनी अभाज्य संख्या दे रखी है हमारे पास, 16 दे रखी है, 16 अभाज्य संख्या हो जाएगी हमारे पास। तो 16 अभाज्य होगी तो भाज्य कितनी हुई, तो 62 में से घटा लो, ये हो गया 46।
तो प्रायिकता हो जाएगी, अनुकूल परिणाम हो जाएगा 46 बट्टा कुल परिणाम हो जाएगा 62, 2 से काट दो, हमारे पास आ जाएगा 23/31। ये इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ये हमारे पास कितने क्वेश्चन हो गए, कुल 80 क्वेश्चन हो चुके हैं और हमने कुल आज 8 पार्ट कंप्लीट करनी है। हमने सीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कुल 80 क्वेश्चन बता दिए हैं। हम लगभग 200 क्वेश्चन करने वाले हैं। हमारे 8 पार्ट तो आज आ गए हैं और आगे वाले पार्ट आपके आते रहेंगे जब तक आपके एग्जाम नहीं होते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।